नमस्कार, मैं हूं कुमार राकेश। न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करेंगे मोदी सरकार के मिशन मेक इन इंडिया की, जो भारत के स्वर्णिम सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को पहली बार संबोधित करते हुए कहा, मेक इन इंडिया की बात कही और उन्होंने सपना तो दिखा दिया है, लेकिन शोध और विकास को, रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं, को बढ़ावा देने के बिना इस सपने को हकीकत में बदलना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। मेक इन इंडिया, मोदी सरकार मेक इन इंडिया के एजेंडे को धार देने में जुट गई है। पहले जापान, अब चीन को भारत अपने मेक इन इंडिया के फार्मूले पे साधने की पूरी तैयारी कर चुका है। जापान ने भारत में निवेश को लेकर जो सकारात्मक रुख दिखाया है, उससे गदगद प्रधानमंत्री मोदी की निगाहें अब चीन पे हैं। उम्मीद है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा और मोदी की बेमिसाल व्यक्तित्व भारत चीन संबंधों के में एक नया अध्याय का शुभारंभ करेगा और साथ ही चीन भारत के उस पुराने 50 साल पुराने जो एक रिश्ते की शुरुआत हुई थी, उसको ईमानदारी से दोनों देशों के हित में, खास करके भारत के हित में भी, उसे एक सफल करने के एक नया आयाम को तैयार करेगा, एक नई भूमिका तैयार करेगा। और उसमें देखना है कि इसमें कैसे जो है नरेंद्र मोदी और उनकी जो नीति है, उनके जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण और जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, उन तमाम जो पहलू हैं उसको अपने देश के हित में किस तरह से एक सूत्र में पिरोते हैं। मुद्दा अहम है, चुनौतियां बहुत हैं, साथ ही जो बातें आप देख रहे हैं और जो समझ रहे हैं, उसको किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया के सपने को साकार करेंगे, उस पर देखते हैं रिपोर्ट। पहले जापान, अब चीन। मोदी सरकार का मिशन मेक इन इंडिया। देश के पटल पर मेक इन इंडिया का फॉर्मूला रखने वाले मोदी ने इस एजेंडे पर अपनी धार तेज कर दी है। जापान की 5 दिवसीय यात्रा के बाद अपने व्यक्तित्व का लोहा मनवा मोदी ने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश करने का भरोसा दिलाकर एक सकारात्मक माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की। और अब जापान के बाद मोदी चीन को साधने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कयास लगने शुरू हो गए हैं कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान कई बड़े करार हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रफ्तार मिलनी तय है। महाराष्ट्र के चाकन में चाइनीज इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए चीनी कंपनी फोटोन निवेश कर सकती है। मौजूदा रेलवे ट्रैक को हाई अपग्रेडेशन और पैसेंजर टर्मिनल स्पीड ट्रेनों के लायक करने के कंस्ट्रक्शन के करार भी चीन के साथ हो सकते हैं। इंडिया आईटी और औषधि क्षेत्रों में चीन से बाजार खोलने की मांग कर रहा है। एसएमई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों देशों के बीच प्रमुख करार हो सकते हैं। रत्न आभूषण, बिना ब्लीच वाले कपड़े, औषधि तथा आईटी समेत भारतीय वस्तुओं की ज्यादा से ज्यादा चीन में पहुंच की बात की जाएगी। मोदी सरकार देश को विकास के पथ पर दौड़ाने के लिए भारत को विश्व के पटल पर एक मजबूत व्यक्तित्व के साथ पेश कर रही है। भारत समूचे विश्व के लिए एक बड़ा बाजार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मोदी सरकार भारत के दरवाजे विदेशी कंपनियों के लिए खोल देना चाहती है, जिससे विकास की एक नई इबारत लिखी जा सके। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण के हाल के चीनी दौरे भी इसी ओर इशारा करते हैं। निर्मला सीतारमण की कोशिश लाएगी रंग। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 100 दिनों में 2 बार चीन की यात्रा की है। निर्मला सीतारमण ने वहां से भारत में निवेश आकर्षित करने की कोशिश की है। भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए चीन के बाजार में अधिक जगह बनाने की मांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करने का भी प्रस्ताव है। निर्मला सीतारमण के अनुसार इससे निर्यात के नए अवसर तैयार होंगे। जाहिर है निर्मला सीतारमण की कोशिश को अब कैश करने का समय आ गया है। भारत और चीन एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों को लेकर पहले से ज्यादा उत्सुक नजर आते हैं।
जिसका उदाहरण हाल ही में हुए चीन के साथ करार से मिलता है। हाल ही में एसोचैम और एसएमई ब्यूरो चीन के बीच करार किया गया है। इसके तहत दोनों देश के एसएमई कुछ चुनिंदा और चिन्हित क्षेत्रों पर एक दूसरे के सहयोग से काम करेंगे। इससे न सिर्फ उत्पादन में इजाफा होगा बल्कि तकनीकी की बदौलत गुणवत्तापूर्ण उत्पाद भी तैयार होंगे। इस करार में कॉस्मेटिक्स, रबर, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, मशीन, गारमेंट इंडस्ट्री जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस करार का मकसद भारत में चीनी निवेश को आमंत्रित करना और एसएमई सेक्टर को बढ़ावा देना है। इसके तहत चीन में एसएमई की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल हो रही तकनीकी और प्रौद्योगिकी को साझा किया जाएगा। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैकेंजी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एसएमई को बढ़ाने के लिए तकनीकी और डिजिटल तकनीक पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जबकि भारत में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी समस्याओं की ही परेशानी है। निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस मेक इन इंडिया का नारा दिया, सही अर्थों में उसे साकार करने का काम प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। जापान यात्रा से गदगद हुए मोदी अब चीन पर नजर बनाए हुए हैं। नजर पूरे विश्व की भी इस भारत चीन मुलाकात पर होगी। व्यापार के अलावा मुद्दे कई और भी हैं, बात उन पर भी जरूरी है, मगर फिलवक्त इंतजार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा का है। अनूप आकाश वर्मा, चैनल वन न्यूज। आपने देखा इस रिपोर्ट में कि भारत चीन, भारत जापान और खास करके निर्मला सीतारमण जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय की स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं कि 100 दिन में अन्य देशों की यात्रा जो की होगी अलग बात है, 2 बार चीन की यात्रा की। और अभी चीन के जो प्रीमियर हैं वो आ रहे हैं और जन्मदिन के अवसर पे नरेंद्र मोदी से उनके गृह राज्य गुजरात में मिलेंगे। उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और कई तरह की आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं चीन से भी, खास करके जो और 25 तारीख से अब ये शुरुआत करेंगे मेक इन इंडिया का कि आप जितने हैं प्रवासी भारतवासी, जो आह्वान है, अपील है नरेंद्र मोदी का, भारत में आइए, निर्माण यहीं कीजिए और फिर एक तरह से वो हब बनाना चाहते हैं। जिस तरह की 15 साल 20 साल पहले चीन ने हांगकांग के आसपास, बीजिंग के आसपास हांगकांग में एक हब बनाया था मैन्युफैक्चरिंग का, जिसका उनको लाभ विश्व स्तर पर मिला। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित मिश्रा जी हैं, भाजपा प्रवक्ता चंद्रशेखर राय जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार पॉलिटिकल एनालिस्ट सुदेश वर्मा जी हैं। सुदेश वर्मा जी गेम चेंजर नरेंद्र मोदी किताब के रचयिता भी हैं, बेस्ट सेलर रही है। तो खास करके अब मेक इन इंडिया में नरेंद्र मोदी किस तरह से गेम चेंज करेंगे भारत के हित में, तो हम चर्चा की शुरुआत इनसे करते हैं। सुदेश जी, क्या लगता है आपको जो मेक इन इंडिया का जो फार्मूला है कितना सफल होगा? शोध की बात है, उसमें अनुसंधान की बात है, उसमें भी विकास की बात है, कैसे ये चलेगा, कैसे हो पाएगा? देखिए, पहले हम एस्पिरेशन की बात करते हैं। जब आप लंदन जाते हैं तो आप कुछ वहाँ से गिफ्ट भी खरीदना चाहिए, अगर लंदन का प्रतीक कुछ, तो आपको वो मिलेगा मेड इन चाइना, और आपको हंसी आएगी कि आप वहाँ जाते हैं, खरीदते हैं। उसी तरह वाशिंगटन, मैं तो अमेरिका में भी देखा है वो, जो बिल्कुल वाशिंगटन चले जाइए, मेड इन चाइना, वहाँ पर भी मेड इन चाइना मिल रहा है। इसका मतलब मेड इन चाइना, बिल्कुल। तो मेड इन चाइना जो है इतना पेनिट्रेट कर चुका है हर जगह कि, और क्यों पेनिट्रेट कर चुका है? क्योंकि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुका है। वहाँ लेबर कंट्रोल्ड है, लेबर चीप है, और स्टेट जो है पूरा सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है उसको, इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करता है, बहुत इंसेंटिव देता है। उसी तरह कोरिया में आप चले जाइए, मेड इन कोरिया भी आपको बहुत जगह मिलेगा अगर आप हायर आईटी प्रोडक्ट्स की बात करें। लेकिन चाइना का कोई कार्ट नहीं है सुदेश जी। चाइना जिस तरह से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ग्लोबली प्रेजेंस है, कोरिया में भी चाइना की वस्तुएं बिल्कुल। लेकिन आप अगर इंडिया से कंपेयर करें तो आप देखिए कि मेक इन इंडिया, जो मेड इन इंडिया की बात हो रही है कि इंडियन ब्रांड को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे पॉपुलराइज करें, तो ये हो सकता है क्योंकि इंडिया चाइना का इकोनॉमिक कंपटीटर इमर्ज कर सकता है। हालांकि जो चाइना जो वाचर हैं वो हंसेंगे इस बात से, क्योंकि चाइना बहुत आगे है अभी इकोनॉमिकली, चाइना बहुत आगे है, बहुत डिफरेंस है। हम लोग की नेशनलिस्ट फीलिंग है जो बोलती है कि नहीं, चाइना को हम ओवरटेक कर सकते हैं। चाइना को ओवरटेक करने के लिए आपको ऐसा पॉलिसी लाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप अगर इंडस्ट्री को एनालाइज करें यहाँ पर, तो सबसे बड़ा बॉटलनेक क्या है? करप्शन है,
दूसरा बॉटलनेक क्या है? लॉ एंड ऑर्डर है। आप अगर चाहें झारखंड में आज कुछ सिंगल सेटअप विंडो करना, की बात कही जा रही है 15-20 वर्षों से, आप भी सुन रहे होंगे। बिल्कुल। सिंगल विंडो अभी तक नहीं हो पाया। वही मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राकेश जी, आपको पता है झारखंड में आप चाहिए कुछ सेटअप करना, नहीं कर सकते, नक्सलवाद है। आप जहाँ भी चले जाइए, आप देखिए कोई ना कोई प्रॉब्लम है। लेबर जो है कॉस्टली हो गया है। क्यों लेबर कॉस्टली हो गया है? क्योंकि चीज़ें नहीं, करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मेड इन इंडिया जो बता रहे हैं आप, वो पूरे भारत को झिंझोरने की और एक नए कल्चर की बात कर रहे हैं। तभी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और चाइना से कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स जो होते हैं वो नेशनलिस्ट फीलिंग से गाइडेड नहीं होते हैं, वो अपने प्रॉफिट के फीलिंग से गाइडेड होते हैं। जहाँ बिजनेस है वहाँ वो, बिल्कुल। और आज का जो परिवेश है उसमें आप कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते टैरिफ, क्योंकि आप WTO के अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, आपके कंपल्सन्स हैं। तो आप कैसे करेंगे? आपको लेबर को चीप करना पड़ेगा, गुड्स को आपको कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा इंटरनेशनली, और यहाँ के जो लेकिन साथ साथ जो चाइना का मार्केट है सुदेश जी, उसके अनुसार जिस तरह का, जिस रेंज का, जिस वर्ग के लिए जो वस्तु चाहिए वो उनके पास मौजूद है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट। लेकिन एक बात और भी है राकेश जी, आपको पता है कि जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है इंटरनेशनली। अगर इंडिया चाहे नहीं, लेकिन उसमें लेकिन एक मुद्दा है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा कि एक मुद्दा है कि चाइना जो है देश के हिसाब से, रसूख के हिसाब से, बायर कैपेसिटी जो क्षमता है, क्रय क्षमता, उसके लिहाज से भी प्रोडक्ट बनाता है। अमित जी, ये जो बात कही जा रही है अचानक, भारत जापान, भारत चाइना, जो एशिया की शक्ति है, एशिया की बात कही अभी जापान की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और 5 दिन रहे, वो पूरा माहौल जो है, एक बौद्ध सर्किट भी है, चाइना भी आता है उसमें, जापान भी आता है, थाईलैंड और सिंगापुर आता है। तो दो दिन जो सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं कंट्री से, उसमें आपको क्या लगता है इनका जो स्वप्न है, हालांकि देश के लिए है, जो रिसर्च डेवलपमेंट कितना हुआ है वो देखने की बात है, कितना साकार होगा या फिर ये कागजी घोड़ा रह जाएगा? देखिए कुमार साहब, अभी सुदेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तकनीक के लिहाज से और अर्थव्यवस्था के लिहाज से वो भारत से कहीं ज़्यादा अभी आगे है, और मोदी जी का प्रयास है कि वो विश्व पटल पर अपनी एक छाप छोड़ सकें, चाहे इंटरनल मैटर्स जो हिंदुस्तान के हैं उसमें कहीं ना कमी रह जाए, पर एक ऐसी छाप छोड़ दे विश्व में कि हाँ, एक प्रधानमंत्री आया है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। अब जो बात चीन के राष्ट्रपति की है, जो 24 घंटे बाद वो इंडिया में आ जाएंगे, तो कई सारे मुद्दों पर उनसे चर्चा होनी है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि कहीं ना कहीं सार्थक उसके परिणाम निकलेंगे। अभी जैसा कि बताया, आपकी रिपोर्ट में बताया गया कि जो वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने 2 बार दौरा किया और कई चीज़ों पर चर्चा हुई कि भारत भी क्या चीज़ आयात कर सकता है और क्या चीज़ निर्यात कर सकता है, जिससे कि भारत भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति चीन में दर्ज करा सके। तो उसकी संभावनाएं हैं, लेकिन जो $100 अरब का एक शगुफा छोड़ा है चीन ने कि वो इन्वेस्ट कर सकता है, उसमें माया जाल में भारत ना फंस जाए। लेकिन अमित जी, 6.5 लाख करोड़ का जो है रुपए का कारोबार है अभी भारत चीन के बीच में, तो $100 अरब अपनी जगह पे है। जो भी शगुफा छोड़ा है, जैसा कि सुदेश जी ने कहा कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात है, वहाँ नीति नियत की बात नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस है बेस उसी पर आधारित है, लाभ और हानि, किसको कितना लाभ होता है, किसको कितना हानि होता है, उसी के आधार पे चयन करते हैं जो भी बिजनेस माइंडेड कंपनियां हैं या लोग हैं या देश हैं। चंद्रशेखर राय जी, ये जो बात है एक बहुत बड़ी बात है, और आपकी पार्टी की जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बचाने वाले, जो छोटे लघु मध्यम उद्योग बचाने वाली जो आपकी सेल है, जो इकाई है, पिछले 10 वर्षों में कई तरह के क्रांतिकारी कदम उठाए, आंदोलन किया, काफ़ी उन्होंने झंडे उठाए कांग्रेस सरकार के खिलाफ। आज की तारीख में आपको क्या लगता है, सरकार आपकी आ गई है कि चाइना के उन उत्पादों से जिससे देश के लघु उद्योग चौपट हो गए, लघु और मध्यम उद्योग, उसके लिए माने लाखों की संख्या में है और उसके कारण बेरोजगारी बढ़ी, क्या आपकी मोदी जी की सरकार उस पहलू पे विचार करेगी, चिंतन कर रही है या मंथन करेगी, जिससे कि उन जो जिनके रोजगार लुट चुके, जो बर्बाद हो चुके पिछले 15-20 वर्षों में, उनके चेहरे पर मुस्कान आ सके, वापस उनके अच्छे दिन आ सके? निश्चित रूप से मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ, जो पूर्व में सुदेश जी ने कहा, आपने कहा। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद से, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, एक नए भारत के निर्माण की शुरुआत हुई है, सोच बदली है लोगों में, उनकी कार्यशैली को देख के लगता है कि आने वाले समय में अगर चीन की अगर हम बात करते हैं तो
पिछले 10 सालों में अगर हम देखें तो चाइना ने एक तरह से भारत के सभी उद्योगों पर, एक छोटे से लेकर के, हम भगवान की मूर्ति जो घर में रख रहे हैं उस मूर्ति से लेकर के जहाज तक के पार्ट्स के अंदर उसकी भागीदारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं स्वयं अपने 3 बार मैं चीन होके आया हूँ, पीछे कंटेंट फेयर लगता है उनका, और उनका जो काम करने का तरीका है, जो आपने कहा कि यहाँ जो खरीदने वाले लोग हैं उसकी जेब की जो कैपेसिटी है उसको देख करके वो माल बनाता है जी। उनको इससे मतलब नहीं है कि क्वालिटी क्या होगा, नहीं है मतलब। एक व्यक्ति जो 100 रुपए में परचेज कर सकता है उसका माल वो 60 रुपए में यहाँ दे रहा है। जी। हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है, जो इंस्पेक्टर का जो राज चल रहा है हमारे यहाँ, एक प्रोडक्शन को बनाने के लिए 17 लोगों को पैसा देना पड़ता है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर मिनिमम वेजेस है, ESI है, PF है, फ्रेंच बेनिफिट टैक्स है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है। इतने सारी चीजों के बाद प्रोडक्शन करने वाला आदमी लेबर लॉ और दुनिया भर की समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसको कुछ नहीं चाहिए, वो एक काम करता है, वो जाता है हिंदुस्तान से बाहर, चाइना जाता है, अपना सामान बुक कराता है और यहाँ लेकर के आता है। जिस तरह के खरीदने वाले लोग बैठे हैं, आपको मैं एक जानकारी दूंगा, का जवाब अधूरा रह गया। मैं एक बार पूरी बात बता रहा हूं, मैं आपको एक जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान पे बहुत ज्यादा विश्वास है विश्व को कि यहाँ जो सामान बनता है वो निश्चित रूप से चाइना से अच्छा बनता है। आप हैरान होंगे कि आज हिंदुस्तान के कुछ ट्रेडर्स ऐसा काम कर रहे हैं जो चाइना से सामान लगाते आते हैं, मेड इन इंडिया लिखवाते हैं उस पर, डब्बे को यहाँ ला करके रीसेल कर रहे हैं। इससे क्या होने जा रहा है कि हिंदुस्तान की छवि आने वाले समय में बहुत खराब होने वाली है। आज जो मोदी जी का जो नए भारत की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं या मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उसके पीछे केवल चाइना नहीं, अगर आप देखिए 23 खरब रुपए का जो इन्वेस्टमेंट जापान को लेकर के आने की बात हो रही है, यूएस को लेकर आने की बात हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना को यह चेताया जा रहा है कि हम इंपोर्ट अब कम करेंगे, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं चाइना के साथ। हमारी एंट्री आज क्या हालत है, 90% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, 10% हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, डॉलर भी जा रहा है, क्वालिटी भी कम आ रही है, लेकिन मजबूरी हमारी क्या है, हिंदुस्तान की पॉलिसी ने हमको उस तरह से बना दिया। मेरा सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया चंद्रशेखर जी। जो मेरा सवाल है कि जो पिछले 15 वर्षों में, 18 वर्षों में देश के लघु एवं मध्यम उद्योग, जिसके लिए एक मंत्रालय अटल जी की सरकार में ही बना था पहली बार, उसके बावजूद जो MSME की बात है वो अभी भी मृतप्राय की स्थिति में है। जो बेरोजगार हो चुके लोग, उनके पास रोजगार नहीं है, उसके साथ साथ जो स्थितियां बनी है उस पर अभी तक, जहां तक मुझे लगता है कि मोदी जी का कोई बयान, कोई उस पर प्रतिक्रिया या उनके मंत्रियों का कोई फोकस अभी नहीं आया है। शायद वो भारत चीन के उन जो कहते हैं गुलाबी बातों में आकर के उलझ से गए हैं, या लगता है कहीं से संकोच महसूस कर रहे हैं। प्रश्न लंबा हो जाएगा, फिर देने में दिक्कत होगी। जी जी, मैं आपको प्रश्न बहुत छोटा था, मैंने इसको बार बार मैंने की बात कर रहे हैं। आपने अभी सुना होगा एक नया डिपार्टमेंट बना है, स्किल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी बनाए गए, सुनील अरोड़ा को बनाया गया, एक राजस्थान में। जी जी, राजस्थान के, वो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी आ गए हैं। जी जी, यहाँ एक बहुत अच्छी चीज है हिंदुस्तान के साथ में कि आज की तारीख में हिंदुस्तान एक युवा हिंदुस्तान है जी। यहाँ युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और लंबे समय तक यहाँ पर काम होने की जरूरत है। हम लोगों ने जो पुराना हमारी जो पॉलिसी रही है उसके हिसाब से हमने ऐसा काम किया कि MSE मिनिस्ट्री तो थी लेकिन हम काम नहीं ले पाए। आज अगर आपने देखा होगा, पीछे 2 दिन पहले सभी मंत्रियों की बैठक करके मोदी जी ने बाकायदा एक क्लास ली है कि 100 दिन के अंदर एजेंडे में आप लोगों ने किन किन चीजों को काम किया है। तो वो काम, क्लास लेने का पर्पस ये नहीं कि किसी को दिखाएं, क्लास लेने का पर्पस ये है कि वो जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के मंत्री कर क्या रहे हैं। उसमें MSME मंत्रालय भी आता है, उसमें उसके सेक्रेटरी भी आते हैं, जो नई पॉलिसी बनने के लिए जा रही है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट दे करके युवाओं में रोजगार की क्षमता बढ़ा रहे हैं। वो रोजगार की क्षमता प्लस 1 विंडो का जो कार्यक्रम बनने जा रहा है, आपने सुना होगा कि जापान के जो यहाँ पर इतना इन्वेस्टमेंट हुई है उसके पीछे एक ये भी किया गया है कि हम 1 विंडो के अंदर प्रोग्राम करेंगे और वो पॉलिसी लेके आएंगे जिससे कि हम जल्दी जल्दी उत्पादन पे हम अपना कंट्रोल कर सकें। समय अभी बहुत कम है, चीजें बहुत ताकत के संग लग रही हैं, अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है, पर मैं निश्चित रूप से कर रहा हूं कि मोदी जी का नए भारत का सपना बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। सुदेश जी, जो बात कह रहे हैं चंद्रशेखर जी, हालांकि फिर भी ये घुमा फिरा के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में हमारे सवाल के जवाब को टाल गए कि उनका क्या होगा इन बेचारों का,
उन्होंने फिर हमारे सवाल मैंने लंबा कर रहा था तो इन्होंने उसको छोटा किया, छोटा करके फिर जवाब जो है गोल कर गए। खैर, इनकी अपनी नीति है और इनकी अपनी नीति है पार्टी की, किस तरह से इनको बुलवाती है, किस तरह से करते हैं, ये इनकी अपनी पॉलिसी होगी। सुदेश जी, हम एक सीधा जवाब ये चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो हज़ारों लोग, लाखों लोग जो बेकार हुए और जो गरीब लोग पर असर पड़ा, आप देखें मायापुरी, दिल्ली का एग्जाम्पल लें, जितने देश भर में जहाँ जहाँ रहे वो जो मृत प्राय हुए, और फिर जो बात हो रही है, एक इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन इनपुट दिया कि चाइना के सस्ते प्रोडक्ट को ला करके मेड इंडिया बना करके फिर उसमें से टैक्स लगा करके फिर एक्सपोर्ट करने की, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये जो है इंस्पेक्टर राज, साथ साथ यहाँ के गृह उद्योग का बंद होना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका बंद होना, और साथ साथ इस तरह के जो फर्जीवाड़ा चल रहे हैं, इसको लेकर के सरकार क्या कर सकेगी, क्या करेगी, उसमें कई तरह के इनके जो फेडरेशंस हैं वो भी आंदोलन करते रहे। देखिए, मुझे लगता है मोदी जी कर पाएंगे, कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास विज़न है, लेकिन चैलेंजेस बहुत बड़ा है। देखिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिस तरह से बंद हुए हैं, आपको पता है कि उनको बिल्डिंग दिया गया, ज़मीन दिया गया, और वहाँ इंडस्ट्री नहीं चल रही, वहाँ इंडस्ट्री का लैंड पर मकान बना के किराया पर दिया जा रहा है, सर्वाइवल के लिए लोग कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री है ही नहीं। आपको पता है आपके बगल में ग्रेटर नोएडा है, वहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज है, जाके देखिए, इंडस्ट्रीज बेंगलुरु देख लीजिए, हैदराबाद देख लीजिए, जितने हब्स थे, तो आगरा है, आगरा से खत्म हो गए, मतलब जो आसपास का हब। लाइट नहीं, चंद्रशेखर जी पहले जो था उस समय क्या था, रिजर्वेशन हुआ करता था। जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज से कुछ आता है, लघु उद्योग जिसकी आप बात कर रहे हैं, एमएसएमई की बात कर रहे हैं, वहाँ से आता था तो कुछ रिजर्व। अब ISI बोलते हैं बनाओ, ISI बोलेगा, खरीदेगा कौन उसको? पहले रिजर्वेशन होता था, गवर्नमेंट परचेसेस करते थे प्रायोरिटी बेसिस पर। तो अगर आपने कंपटीशन किया, अगर बायर ही नहीं है और बड़े उद्योग अगर आ जाते हैं तो वो तो मरेंगे ही मरेंगे। ये तो गवर्नमेंट को सोचना ही पड़ेगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बड़े इंडस्ट्रीज में लगाए, लेकिन इंटीग्रेशन हो इसमें MSME के साथ, तभी देश सर्वाइव करेगा। बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सोर्स है MSME, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरी जो सबसे बड़ी चैलेंज है मोदी गवर्नमेंट के सामने, राकेश जी आपको भी पता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में इंप्लीमेंट कराना है, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट गुजरात नहीं जा रहा है, हर इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र नहीं जा रहा है, हर इन्वेस्टमेंट कर्नाटका नहीं जा रहा है। इन्वेस्टमेंट को अगर आप बैलेंस डेवलपमेंट चाहते हैं तो बिहार जाना पड़ेगा, झारखंड जाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश जाना पड़ेगा। क्या ये स्टेट तैयार हैं लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक अमेरिका, बहुत बड़ा सवाल है अमित जी, क्या स्टेट तैयार है? आपको लगता नहीं है कि नरेंद्र मोदी अपने गुजरात राज्य के शासन की तर्ज पे केंद्र सरकार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखिए कुमार साहब, स्टेट तो तैयार होंगे, लेकिन अगर आप गुजरात शासन की बात करते हैं तो गुजरात में स्मॉल इंडस्ट्रीज जो है उनकी हालत बदतर हुई है, वहाँ पर आगे नहीं पहुँची है स्मॉल इंडस्ट्रीज। और सुदेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि यदि आप लिंकअप करना चाहते हैं तो स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी उसमें अम्ब्रेला में आपको लेना पड़ेगा, तभी वो डेवलपमेंट हो पाएगा। आप स्किल ट्रेनिंग की बात करते हैं, यदि युवा स्किल ट्रेनिंग में आते हैं तो वो स्किल कहाँ जाएगी उनकी? अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज इंडिया की डेवलप होती हैं तभी उसका फ़ायदा मिल पाएगा हमें। और साथ साथ जो स्टेट्स हैं, और रही बात ये कि अगर हम कंपेयर करते हैं मार्केट में पैसों से कि वहाँ से चीज़ सस्ती आती है और हमारे यहाँ ज़्यादा उसमें आती है, तो सिर्फ इंस्पेक्टर राज ही उसके लिए दोषी नहीं है, या जो टैक्सेस हैं वो दोषी नहीं है, इन्वायरमेंट कंडीशंस भी हैं, एनर्जी प्रॉब्लम्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में वो चीज़ें महंगी उत्पादित होती हैं। तो उसके लिए सिर्फ एक इंस्पेक्टर राज को दोष दे देना या सरकार को दोष दे देना वो कहीं तरह से न्यायोचित नहीं होगा। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ वार्तालाप करी जाए, और साथ साथ ये भी है कि चीन की सब बातों पे विश्वास ना करें। चीन की बात भी नहीं है, मेक इन इंडिया की बात है। हो सकता है कि जो आप अफ्रीकन कंट्रीज में जो भारतीय हैं या अफ्रीका जो है यहाँ उत्पाद करना चाहता हो, लेकिन उसके लिए तो एक माहौल की जरूरत होगी जो इंस्पेक्टर राज से मुक्त। मैं माहौल की बात कर रहा था, लॉ एंड ऑर्डर की जब बात कर रहा था, तो आप बताइए कि झारखंड में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां से इंडस्ट्री का पलायन हो रहा है, जबकि रिचेस्ट मिनरल एशिया में, झारखंड में एशिया के तर्ज पे रिचेस्ट मिनरल सोर्सेज हैं, और वहां से पूरे विश्व को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इतने मिनरल्स हैं वहां। किस पुलिस तंत्र पर आप भरोसा करिएगा? पूरी पुलिस ऊपर से नीचे करप्ट है, कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती। कल कोई जापानीज जाता है तो सवाल ये है चंद्रशेखर जी, आपकी मोदी जी की सरकार, हालांकि सबकी सरकार है आज की तारीख में, हम सबकी सरकार है, क्या जो अपेक्षाओं से पूरी लबालब है लोगों के, वो अच्छे दिन जो आएंगे खास करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति जल्दी मिलेगी क्या? या गुजरात को ही मॉडल मान लें, उसके तर्ज पे क्या हमारे देश में वो माहौल बन पाएगा क्या? देखिए, निश्चित रूप से मैं एक बात सुदेश जी जो कह रहे थे कि केवल गुजरात में नहीं होना या केवल दिल्ली में नहीं होना, मैं इनकी बात का एक जवाब दूं और मेरी बात से सहमत भी होंगे।
अगर आपने देखा हो तो मोदी जी के भाषण में या बजट के अंदर आपने देखा था कि 100 शहरों को एक स्मार्ट सिटी बनाने का कारण था। उसके पीछे क्या कारण था कि जो पलायन हो रहा है युवाओं का दिल्ली की तरफ या महानगरों की तरफ, और वहाँ इंडस्ट्री नहीं चल पा रही, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, शहरों को दिल्ली और मुंबई की तरह महानगर बनाया जाए, जिससे कि वहाँ के युवाओं को जोड़ करके हम एक नया जोश पैदा करें काम करने के लिए। जो इंडस्ट्री लगने की बात हो रही है वो कहीं देश में एक जगह लगने की बात नहीं हो रही है। जितना पैसा आज हिंदुस्तान में आ रहा है ये केवल मोदी पे विश्वास करके आ रहा है। क्यों नहीं 15 साल में हो पाया, क्यों नहीं 10 साल में हो पाया? लोग यहाँ इन्वेस्ट करने से लोग घबरा रहे थे, भाग रहे थे इन चीज़ों के। लेकिन आज जो पॉलिसी हम लोगों ने डिक्लेयर करी है और जिस तरीके से मोदी जी ने अपनी ताकत के संग ये काम करने का प्रण लिया है, उससे कहीं ना कहीं विश्व में ये बात फैली है कि नहीं, हम चंद्रशेखर जी वो बात तो हम देखेंगे कि अभी जो दावा है और वादा है दोनों में कितनी दूरियां बसती है और उसमें कितना जद्दोजहद बसता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। 100 दिन कम नहीं, यानी कम ही होते हैं एक तरह से कहा जाए। कुछ कांग्रेस वाले कहेंगे कि कम नहीं होते। मेरा मानना है कि 6 महीने के बाद जो इलेक्शन और काम शुरू होते हैं, साल भर दिया जाना चाहिए किसी भी सरकार को, किसी भी नई नवेली सरकार को। तो अभी जो पलायन की बात आपने कही, रोजगार सृजन की बात कही, उसमें देखना पड़ेगा उसका प्रतिशत कितना बढ़ता है, और इस तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। और चीन का जो रवैया है कितना ईमानदार होगा देश के प्रति, हमारे भारत के प्रति, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वक्त है छोटे से अल्पविराम का, उसके बाद हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। अल्पविराम के बाद आपका स्वागत है। हम देख रहे हैं जो मेक इन इंडिया की बात हम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और उसमें भारत के साथ साथ जापान, चीन और अन्य देशों की क्या भूमिका है, जिससे हमारा देश भारत एक ऐसा हब बने जिससे हम गर्व से कह सकें कि हम जो विश्वगुरु थे और विश्वगुरु रहेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे चंद्रशेखर जी, जो आपने रोजगार पलायन की बात कही। रोजगार और पलायन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं, और गाँव में रोजगार सृजन के लिए आपको वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना तैयार करनी पड़ेगी। चाहे वो फैक्ट्री की बात हो, चाहे वो हुनरमंद भारत की बात कर रहे हैं उसकी बात हो, या वहाँ एक ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि गांव के जो लोग हैं, गांव के जो युवा हैं, गांव में रह के अपनी शक्तियों को झोंके, अपनी ताकत को बनाएं, वहाँ से देश को मजबूत करें। ये मामला ग्रामीण विकास मंत्रालय से भी जुड़ा है। सुदेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है, जो रोजगार के कारण और जो गांव से शहर की ओर जो पलायन लोग कर रहे हैं, कुछ हालांकि पिछले 3-4 वर्षों में जो मनरेगा जिसे महात्मा गांधी रोजगार कुछ तो कम हुआ है, कुछ प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन जो एक आशातीत सफलता है वो अभी नहीं मिल पाई है। शायद
इनकी जो योजनाएं हैं, क्या लगता है आपको इनसे मिल पाएगी या फिर भी ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, बहुत सही आपने बोला। आज नोएडा और दिल्ली जो यहाँ से 100 मीटर से सेपरेट है, कितना डिफरेंस है कि लोग नोएडा से दिल्ली भागना चाहते हैं। क्यों भागना चाहते हैं दिल्ली? बेटर लॉ एंड ऑर्डर, बेटर पावर सिचुएशन, बेटर फैसिलिटीज़। सिर्फ रोजगार दे देने से, आप अगर खाने पीने के लिए कुछ इंतज़ाम कर दिए, उससे लोग नहीं रहेंगे। मैं आपको बिहार का सिचुएशन बता रहा हूँ, झारखंड का सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं आता हूँ वहाँ से। जिसके पास भी साधन है, किसी तरह से ही पैसा बनाया है, वो चाहता है कि एक घर दिल्ली में ले ले और अपने बच्चों को यहाँ भेज दे, वहाँ नहीं रहना चाहता। तो एक तरह का रूरल एरिया से जो पलायन हो रहा है, इसके बहुत से कारण हैं। अगर स्टेट को आप बराबर नहीं करेंगे, खड़ा नहीं करेंगे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर, आप उसको पावर डेफिसिट स्टेट से पावर सरप्लस स्टेट नहीं बनाएंगे और एक एश्योरेंस नहीं देंगे, क्योंकि हर आदमी को मालूम है कि उसे मरना है, लेकिन उससे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए जिसको वो अपने तरीके से इज्जत से जी सके। रिस्पेक्ट टू सिटीजन, वो आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अगर लोग दिल्ली से लंदन जाते हैं, चाहे न्यूयॉर्क जाते हैं, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस को लेकर क्या बोलते हैं, अरे बड़ा ह्यूमन है, बड़ा अच्छा ट्रीट करता है लोग। वो नहीं दिखता आपको। दिल्ली में आपको दिखता है कि बहुत गुंडागर्दी दिल्ली में भी होती है, हम लोगों ने देखा है। तो हम कहाँ कल्चर हो रहे हैं? हम बड़े बड़े कल्चर की बात करते हैं कि इंडियन कल्चर बड़ा अच्छा होगा। किस कल्चर की हम बात कर रहे हैं? किस जगह पर वो कल्चर है? आप दिखा दीजिए कि जहां हम एक दूसरे को ह्यूमन समझते हैं। लॉ एंड ऑर्डर एसेट ही नहीं कर रहा है, और जो गुंडा तत्व है हर जगह, वो गुंडा तत्व प्रेवलेंट हो रहा है। चाहे कुछ लोग जो लैंड माफियाज हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, वो, और जो गुंडा हैं वो पुलिस को पैसा देके, पुलिस की दबंगई से आम आदमी शिकार हो रहा है, उससे कोई निजात नहीं मिल रहा है किसी को। और ये बहुत बड़ा इशू है इस कंट्री में, इतना आसान मत लीजिए। और नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। जब तक, और कैसे आप स्टेट को करेंगे? बीजेपी रूल स्टेट की बात करते हैं, क्या आप पूरा करप्शन रोक सकते हैं बीजेपी रूल स्टेट में? उसके बाद जो दूसरी सरकार है, क्या आप वहां रोक सकते हैं? ये बहुत बड़ा बात है। करप्शन इज द जेनेसिस ऑफ ऑल प्रॉब्लम। और ये पुलिस तंत्र जो है, जब तक इसको आप रिफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी इन्वेस्टमेंट ले आइए, कंट्री की प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, आम आदमी सिक्योर नहीं फील करेगा। क्या लगता है अमित जी, आपने जो धरोहर जो एक छोड़ा है कांग्रेस ने इतने साल राज करने के बाद, तो नरेंद्र मोदी जी उसको उसमें कुछ इजाफा करेंगे या फिर या कुछ एक नया माहौल बनाएंगे, या फिर कुछ ऐसा ही चलेगा? देखिए, मैं स्वदेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक करप्शन फ्री नहीं होगा कोई भी स्टेट या कोई भी नेशन, वो तरक्की की राह पे नहीं जा सकता। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर कि जो हमने छोड़ा है उसमें क्या इजाफा होगा या क्या सुधार होगा। देखिए, जब तक हमारा शासन रहा, हमने अपने हिसाब से चलाया, जनता को काफ़ी सारी चीज़ें दे भी, कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी रही। करप्शन का जो कहते हैं रिकॉर्ड नहीं, महा रिकॉर्ड टूटा कांग्रेस में। एक से एक कांग्रेस के नेता कम आए, देखिए अलायंस के नेता ज्यादा थे। देखिए, अगर चाहे वो 2G की बात हो, 3G की बात हो, कॉमनवेल्थ की बात हो, लंबी सूची है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 98 से 2004 में बीजेपी सरकार भी पाक साफ। देखिए कुमार साहब, जहां तक करप्शन की बात आप करते हैं कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो उसको कांग्रेस ने हर संभव प्रयत्न किया कि करप्शन को कम किया जाए। चाहे वो आरटीआई के माध्यम से करप्शन को उजागर करने की बात रही हो, चाहे वो स्टेट्स में लोकायुक्त को एम्पावर करने की बात रही हो, हर जगह से कांग्रेस ने कोशिश करी कि किसी न किसी तरह भ्रष्टाचार को कम किया जाए। लेकिन अभी यदि आप बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो अभी आप 100 दिनों में ही देखते हैं कि भ्रष्टाचार से वो नहीं दिखती कि भ्रष्टाचार से मोदी सरकार लड़ सकती है। चाहे वो संजीव चतुर्वेदी का मामला रहा हो, इनके खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उदित राज ने हर्षवर्धन जी को लिखा कि जो उनकी नियुक्ति हटाई गई है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, उनको दोबारा बहाल किया जाए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद बोलता है, लेकिन कोई जवाब ना तो मोदी सरकार की तरफ से आता है, ना स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आता है। एक सेकंड, अभी आप दिल्ली सरकार में बात करते हैं, दिल्ली सरकार में भाजपा नेताओं पर दिन प्रतिदिन आरोप लग रहे हैं, सीडीज आ रही हैं, किस तरह से वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी मोदी सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान दे रही है किस तरह से भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए। चंद्रशेखर जी, इसमें मैं ऐड करूंगा कि कॉर्पोरेशन में दिल्ली है, तो दिल्ली कॉर्पोरेशन में बीजेपी का वर्चस्व है हर जगह। तो क्या बीजेपी एक करप्शन फ्री सरकार वहां दे पा रही है? बिल्कुल नहीं दे पा रही है। जी बताएं, मैं किसका जवाब दूं इनका? नहीं, इनका जवाब दीजिए। 2 आरोप हैं, हालांकि सुदेश जी ने कुछ मैं प्लस किया है। 2 बातें उन्होंने के बारे में इन्होंने कहा, जो चतुर्वेदी की बात आई, शायद और जी को मैं दूसरा सीडी की बात मैं आई। दोनों चीज बताता हूँ। संजीव जी को शायद इसका पूरी जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी ऑफिशियल जब किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो उसकी सीवीसी क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। उसका एक नियम बना है, और जो किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी को, न वो स्वास्थ्य मंत्रालय के हाथ में है, नहीं। चंद्रशेखर जी, आप उसी मुद्दे पे जा रहे हैं जिससे कि नरेंद्र मोदी हटने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यवहारवाद से युक्त
सरकार शासन देने की बात कर रही है। आपने बात पूछी, उसका सीधा सवाल जवाब अगर मैं जवाब नहीं दूंगा तो कैसे बनेगा? जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जो है आप वही जवाब देंगे जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया, या जवाब वही जो सरकारी पक्ष का जवाब है? मुझे लगता है एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते भी और पत्रकार होने के नाते वो व्यवहारिक जवाब कतई नहीं है कि जो व्यक्ति एम्स में रह करके एक रिकॉर्ड कायम किया उस पर कोई आंचन नहीं लगा, उसको आपने, अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे आप मानेंगे? जी बोलिए। केवल मामला संजीव का नहीं है जी। आज क्यों ऐसा हो रहा है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पर सीवीसी बनी हुई है, आप जानते हैं केवल संजीव का मामला नहीं, ऐसे सैकड़ों मामले हैं। जितने भी पीएसयू के चेयरमैन हुए, जितने भी बैंक्स के चेयरमैन होते हैं, जो डायरेक्टर की पोस्ट से ऊपर का आदमी होता है, सीवीसी क्लियरेंस जरूरी है। और ऐसे हजारों ऐसे लंबित मामले पड़े हैं जहां सीवीसी नहीं कर रही काम। आपको सीवीसी को टाइट करने की जरूरत है, क्यों नहीं टाइम से भेजती है? लंबित मामले में चंद्रशेखर जी, लंबित मामले में सीवीसी के साइट देख लीजिए, सीवीसी का रिकॉर्ड खंगाल लीजिए, साथ ही जो ट्रिब्यूनल है, कैट है, वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों मामले और आप अलग बातें नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर बात कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का एक रूल बना हुआ है जिनको चेंज करने की जरूरत है, जिसपे मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक चेंज नहीं हो रहा है उस पर तो चलना है ना अपने को। अगर वो कितना ही पाक साफ हो, कितना ही सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक नियम बना हुआ है, वो नियम ये कहता है कि ये व्यक्ति यहां नहीं रह सकता, तो उसको नियम से आगे जाके नहीं रह सकता। इसलिए मैं इनका जवाब दिया आपको। ये दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे चाइना की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, सीडी की बात कर रहे हैं, सीडी की जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं पहले। अभी तो शीला जी का बयान आया है, इनकी पार्टी की बहुत सीनियर लीडर है, तो उन्होंने पलट भी गए बयान से। वो क्या कह रही है आज फिर बयान आ गया, आपने लेटेस्ट देखिए तो फिर वो कह रही है इस बात को। तो ये राजनीति में क्या चीजें हो रही हैं नहीं हो रही उस पर तो हम लोग फिर चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो बात चाइना की कर रहे हैं, जैसे सुदेश जी कर रहे थे, मैं उसमें दो तीन चीजें, चाइना जापान के अलावा जो हमारे अभी सामने में एलाइज हैं, कोरिया भी है, आसियान है, G20 है, G77 है, इस तरह कई ग्रुप हैं। आपने नए भारत के निर्माण की मैं बात करता हूं, मैं ओवरऑल उसकी बात करना चाहता हूं। जैसे इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कोई जादू की छड़ी नहीं है। आज मान लीजिए आज जापान पैसा दे रहा है या चीन इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है, अभी यूएस जाएंगे तो यूएस से भी आएगा। केवल हम फंडिंग इकट्ठा कर लेंगे तो चीजें नहीं बनने वाली हैं। हमारी बुनियादी जरूरत है कि हम उन शहरों को बड़ा करें। जैसे मैंने पहले कहा कि 100 बड़े शहर बनाए जा रहे हैं, तो 100 बड़े शहर को बनने में, आबाद होने में थोड़ा समय लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कह दिया तो केवल सड़कों का निर्माण या बिल्डिंग का निर्माण नहीं है। अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर की बात हो रही है। आप पावर सेक्टर में अगर हमारे पास बिजली नहीं है, आज बिजली में कोयला का घोटाला इतना बड़ा काम होने जा रहा है कि हम कब बिजली उत्पादन कर पाएंगे? पावर सेक्टर के अंदर जो लोग लगे हुए थे बिजनेस के अंदर, वो पावर सेक्टर छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे घपले हैं। इसीलिए आपको सरकार कह रही है कि भाई ठीक है जो हो गया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार ऐसा नहीं कह रही कि जो हो गया हो गया। हालांकि अमित जी को ये बात कहनी चाहिए था, वो मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसको लिपापोती आप गलत कह रहे हैं। 218 माइंस को बाकायदा बंद करने की बात हुई है। सरकार ने ये कहा है कि जो 46 माइंस हैं, चूंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, अचानक हम बंद करते तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर मान जाता सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसके वैकल्पिक व्यवस्था होगी। आज हम इंपोर्ट की स्थिति में नहीं है, थोड़ा समझिए राकेश जी। आज हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हमारा डॉलर की जो खपत है इतनी ज्यादा हो गई है कि पूरी डिपेंडेंसी नहीं हो सकती, इसलिए पॉलिसी बन रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 100 दिन पर्याप्त नहीं है। कोई नए भारत का निर्माण कोई एक दिन में नहीं हो सकता है। रोम को भी बनने में समय लगा और हिंदुस्तान भी रोम से ऊपर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। आने वाला समय देखिए। मतलब ये स्थिति हो गई है कि भारत की तुलना आप इटली से करेंगे, रोम से करेंगे? नहीं, मैं इटली से, मैं उस रोम की बात कर रहा हूं जिसको विकसित माना जाता है। मैं इटली की इटालियन से नहीं कर रहा हूं। जी 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 नहीं, तो ये बात जो आई है अभी, जो चीन के जो प्रीमियर आ रहे हैं, तो ये भारत चीन की जो दोस्ती रही है वो बड़ी अजीबोगरीब दोस्ती रही है। सुदेश जी, आपसे ये सवाल है, और इस अजीबोगरीब दोस्ती में जो चीन का जो रवैया है ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं कोई दावेदारी रही है, कहीं वो वादा कुछ करते हैं, दावा कुछ करते हैं। इस वादे और दावों के बीच जो चीन की प्रीमियर की यात्रा है और उत्साह जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसको आप किस तरह आकलित करते हैं? देखिए, एक जापानीज न्यूज़पेपर ने मुझे, क्योंकि चाइना का इतिहास जो है वो विश्वास का तो नहीं रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, जापानीज न्यूज़पेपर ने मुझे इंटरव्यू किया था और वो चाहते थे कि बुलेट ट्रेन किससे मिलेगा, और मेरा हंस था कि जापान की क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया के साथ जो रिश्ते हैं बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, और जापानीज आर नॉर्मली ट्रस्टवर्दी पीपल। एक जो हम लोग एनालाइज करते हैं, जी अपेक्षाकृत तो ईमानदार भी हैं। तो मैं उन्हें बोला था कि मुझे लगता है कि जापान को ही मिलेगा, भले ये महंगा हो, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है आपके पास और आपके पास एक बहुत बड़ा इतिहास है भारत के साथ। चाइना की बात करते हैं तो चाइना क्वालिटी के मामले में बहुत ही डाउन है,
और ट्रस्ट के मामले में भी सबसे बड़ी बात है, बिजनेस में जो ट्रस्ट का फैक्टर होता है बहुत डाउन है। चाइना हर समय दादागिरी करता रहता है, आंख दिखाता रहता है बॉर्डर में, उसको लगता है कि इंडिया को कैसे टाइट करें, इकोनॉमी की बात करता है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे लगता है कभी तो एक्सपेंशनिस्ट लगता है कि वो चाहता है कि और कभी लगता है कि फ्रेंड की तरफ बैठ के सेटल करना चाहता है, फिर कभी हमारे बॉर्डर में हमला कर देता है। तो चाइना क्या करना चाहते हैं? चाइना की पॉलिसी यही है। चाइना की ये पॉलिसी है, लेकिन आपको लगता है भारत सरकार की पॉलिसी, जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज जी, उन्होंने आते ही एक बयान दिया कि ये हमारी जो नीति है, जो पूर्व की नीति है, वो यथावत रहेगी, विदेश नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो जैसा है चलता रहेगा। हालांकि जो भारत चीन के जो रिश्ते हैं, जो परस्पर संबंध हैं, वो आप देखें, आपने देखा है, सबने देखा है और समझा है कि किस तरह की नीति रही है नेहरू युग से लेकर के आज तक, मनमोहन युग तक, और अब मोदी युग में वो किस तरह टर्न ले रहा हो। देखिए, फॉरेन रिलेशन में हम बोलते हैं कि फॉरेन रिलेशन नॉर्मली चेंज नहीं करता है, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस जो है कंट्री के नीड पर बेस्ड होता है। जो नीड पर बेस्ड होता है वो जल्दी चेंज नहीं होता। लेकिन इतना कह देना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि जब ये सरकार आई थी, मोदी सरकार, तो इन्होंने बहुत कुछ बोला था। हम चाहते हैं कि इतनी बड़ी नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है जो इंडियन सॉवरेनिटी को गार्ड करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है, और मोदी से बड़ा कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो कंट्री के नीड्स को समझता हो। और मोदी जी के अपने जो रिश्ते हैं चाइनीज़ लीडर्स के साथ बड़े अच्छे हैं, क्योंकि जब वो गुजरात में थे मुख्यमंत्री तब भी चाइना जाते थे, और चाइना पहला कंट्री था जिसने बोला था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये ट्रस्ट होती है भी अरुणाचल की वो जो वीजा, लेकिन वही क्लिप्स की बात कर रहे हैं, उस समय वो मुख्यमंत्री थे और देश के नागरिक तो है। लेकिन ये सब जो रिश्ते हैं, जो रिश्ते को अच्छा बताते हैं, उसके जगह कंट्री का जो इंटरेस्ट है, जैसे आप कैसे हमारे सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकते हैं, कैसे आप अरुणाचल प्रदेश के नागरिक को स्टेबल करके वीजा देंगे, कैसे आप जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक को स्टेबल करके वीजा देंगे, कैसे बांग्लादेश की तरफ से या कैसे सिक्किम की तरफ से बैठ करके आप बोलते हैं दोस्ती, इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं चल सकता अनलेस कि आप हमें रिस्पेक्ट तो करिए। हमारी सोवरेनिटी पर जो रिस्पेक्ट नहीं करेगा उससे आप कैसे रिश्ता काबिल कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा अगर ये कोई ऐसा स्टेप लेते हैं। और पूरा इन्हें चाइना को बताना होगा कि अगर भारत के साथ आपको बिजनेस करना है तो कुछ पेंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व करने होंगे, क्योंकि जो इंडियन नेशनलिज्म है जिस दिन खड़ा हो जाएगा, चाइनीज गुड का बायकॉट हो सकता है सरकार के चाहने के बाद भी, तो इंडियन पब्लिक को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। इस चीज को कैविएट देते हुए सरकार, नॉर्मली फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो नई जो रिश्ते की गर्माहट है, प्लस तो होता है, उसमें इजाफा तो कर सकते हैं, आप नए माइलस्टोन जोड़ सकते हैं। प्रोसेस होने की जरूरत है और बताने की जरूरत है खुल के, क्योंकि ऐसा वो नहीं रहा कि आप कहीं अटैक कर दीजिए। आप पाकिस्तान का कुछ नहीं कर पाएंगे, बांग्लादेश का कुछ नहीं कर पाएंगे, तो चाइना आपका क्या कर पाएगा? आज ये पूरा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इसको समझने की जरूरत है। डर से बाहर आकर चाइना को बताने की जरूरत है कि अगर हमसे रिश्ता कायम करना है तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। मैं एक बात और मैं आपसे आपके पास आता हूं चंद्रशेखर, जिसके पहले अमित जी से एक बात करनी है कि अमित जी, जो गलती शायद कुछ पंडित नेहरू से हुई थी उस वक्त भारत चीन के रिश्तों को लेकर के, कहा जाता है लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, वो बहुत ही सूक्ष्म गलती थी, हालांकि उसको बाद में लोगों ने आकलित किया और लोगों ने माना भी। आपको लगता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसी जो गलती है नहीं करेंगे और अपने टर्म पे काम कर पाएंगे? आपको अपेक्षा है? बस फिर चर्चा जवाब लेते हैं। देखिए कुमार साहब, बिल्कुल 1962 से जो चीन का रवैया रहा है बिल्कुल फिकल माइंडेड रहा है। जैसा कि सुदेश जी ने कहा कि कभी दोस्ताना व्यवहार रखता है, कभी दुश्मनी व्यवहार रखता है। 1950 से, नॉट 62, 1950 से, जी जी, जब हिंदी चीनी भाई की बात हुई, आप इतिहास को देखिए उस समय, लेकिन जो चाइना ने व्यवहार किया, उसी बात को थोड़ा और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि आज अगर हम लोग सुरक्षित बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि सीमाओं पर हमारे जो जवान हैं वो वहां पर मुस्तैद हैं और उसमें हम लोग सुरक्षा का भाव महसूस करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखते हैं कि चीन बार बार अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख सब जगह एलओसी को क्रॉस करता है। बाद में नेपाल राष्ट्रपति आ रहे हैं, नेपाल और चाइना के बीच में सड़क बन गया, जो आपका अच्छा डे बाय डे अपनी जो हद है वो बढ़ाता जा रहा है। और वहां पर जो है जवान जो हैं वो रोज वहां पर संघर्ष कर रहे हैं चीनी सैनिकों के साथ में। एक तरफ तो राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी सुनने में आया है कि प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उनका आगमन करने जाएंगे, तो इतना सब कुछ कर रहे हैं। और वहां पर जो चीनी सैनिक हैं वो बार बार धता बता रहे हैं सब चीजों को और भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में चीन और पाकिस्तान की कुछ नीति नियत एक जैसी लगती है। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इलेक्शन का समय था तो मोदी जी ने कहा था कि अपनी विदेश नीति को हम और ज्यादा सुदृढ़ करेंगे, और कहीं ना कहीं जो अब चल रहा है उससे भारतीय सेना का मनोबल गिर रहा है। आज जैसा कि अभी शुरुआत में
सुदेश जी ने कहा कि बिहार और झारखंड में दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यदि वहाँ कोई पैसा कमा लेता है अपने व्यापार से या किसी और माध्यम से मेहनत करके, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊँ। तो खाली व्यापार को डेवलप कर देना मेन मुद्दा नहीं है, पहले हमें उस चीज़ पे काम करना चाहिए जिससे कि हमारे देश में शांति बनी रहे, और जो जवान हमारे वहाँ पर हैं वो ये ना सोचें कि हमारी कुर्बानी बेकार जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री तो व्यापार की बात कर रहे हैं, हमारे लिए बात नहीं कर रहे। तो सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया जाए कि जो LOC पे जो बार बार दंगा फसाद ये सैनिक कर रहे हैं चीनी, उन पर किस तरह रोकथाम लगाई जा सके। और अभी आपने देखा कि बीजिंग में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाया, लेकिन उस पर सब लोग मौन रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। प्रतिक्रिया आई थी, प्रतिक्रिया आई थी बाद में मीडिया में जब बात, लेकिन ब्रिक्स में भी मिले, लेकिन उन चीजों पर चर्चा नहीं हुई। तो सबसे पहले ब्रिक्स की बात थी, होता है कभी कभी ऐसे मंच पे विवादास्पद मसले नहीं उठाए जाते, जब हम मिलते हैं एक सबसे पहले उन मुद्दों पर चर्चा करी जाए, सबसे पहले उन मुद्दों पर चर्चा करी जाए, उसके बाद हम देखें कि हमें कौन सी ट्रेन लानी है, कौन सा उद्योग यहाँ पर लेके आना है, तो बेहतर रहेगा। चंद्रशेखर जी, कुछ चीजें हालांकि ठीक है, विदेश नीतियों में समानांतर चलती है कि आप विवाद अपनी तरफ, विकास अपनी तरफ, दोनों की नीतियां अलग अलग होती हैं और पैरेलल चलती हैं। एक समानांतर ट्रेन की तरह, यदि कहा जाए कि बड़ी पटरी की रेल की तरह कि डेस्टिनेशन एक ही है, चलना है समान गति से। चंद्रशेखर जी, बात अभी अमित जी कह रहे हैं, जो आप सुदेश जी ने बात कही, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन के संबंधों को लेकर के, भारत जापान के संबंधों लेकर, जापान से वो कटुता नहीं है, चूँकि भारत जापान की दोस्ती से चीन ने आंखें तरेरी है, ये भी रिपोर्ट्स आई हैं। तो ये जो भारत चीन की बात आ रही है, चूँकि 2 दिन में आ रहे हैं वो अपने देश में और सारी बातें होगी, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है क्या नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू वाली वो ऐतिहासिक गलती को सामने रख करके कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हमारा सर, जिस तरह की सर उठा के चलते हैं नरेंद्र मोदी, वो उठा रहे और देश को नीचे ना दिखना पड़े किसी भी कारणों से? न केवल पंडित नेहरू, बल्कि अभी जो पीछे 10 साल सरकार गई है, हम उस पर भी चर्चा कर लें। अगर आप विदेश नीति की बात करते हैं राकेश जी, तो आप थोड़ा सा देखिए पीछे हट करके, हमारी जो पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान, तो हम मानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ मखौटा बदला है। नेपाल को भी कब्जे में, नेपाल को देखिए, श्रीलंका को करिए, बर्मा देखिए। बर्मा में आपको बताऊं, हम लोगों ने एकदम आंखें बंद कर ली। क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि पड़ोसी राज्य के पास जा करके हम उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें लगे या उसके विकास में हमारा हाथ हो? बर्मा में पाइपलाइन का मामला था जी, वो कहते रहे भारत के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। किसने किया? जाकर के चाइना ने काम किया। नेपाल के अंदर हमारा संबंध इतना मजबूत रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों में आंख मींच करके लोग बैठ गए। आज नेपाल की सड़क सारा लेकर के चाइना घुसा है। जहां जहां वो केवल डालता वो अपना कैंप बनाता है। श्रीलंका के अंदर जाके देखिए, श्रीलंका हमारा पड़ोसी है। हमारी क्यों ऐसी पॉलिसी बन रही है कि हम पड़ोसियों से आंखें बंद करते चले गए और श्रीलंका में उसने एक बेस बना लिया। आप केवल व्यापार की दृष्टि से आज की तारीख में हम चाइना से इवन की भूटान में भी मैं वही बात कर रहा हूं। हमारे पास कौन बचा है? नेपाल हमारे हाथ में नहीं, बर्मा हमारे हाथ में नहीं, श्रीलंका हमारे हाथ में नहीं, पाकिस्तान हमारे हाथ में रहा नहीं कभी। हम चारों तरफ से घिर गए। तो आज की तारीख में चाइना को अगर हमको मात देनी है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पर वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं, जिनका क्रेडिबिलिटी है वर्ल्ड में उनके काम का, जैसे बात हो रही है जापान की, जापान को हम लोग नजदीक लेके आ रहे हैं। आज जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो केवल इसलिए नहीं हो रही है कि हम विकास करें, हम ये भी करने जा रहे हैं कि नहीं, हमारे पास एक पर्याय होना चाहिए चाइना का। चाइना से हम 90% चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे टूटेंगी? आज अगर चाइना ऐसे करके अगर बंद कर दे बाजार, तो हिंदुस्तान का बाजार की स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। हम केवल ये कहते हैं, उसी मुद्दे की बात कर रहे हैं। मैं वही बात कर रहा हूं सर, मैं वही बात कर रहा हूं कि इसके लिए आपकी नरेंद्र मोदी सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है, और क्या आपने कुछ उपाय बनाया है या लिफाफेबाजी चलती रहेगी? आप मेरी बात को ध्यान से अगर सुनते तो इसमें जवाब था जी। आज अगर मैं एक्चुअली सीधा जवाब चाह रहा था, आप घुमा के जवाब दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो किस लिए आ रहे हैं? वो हमारे पास इसलिए आ रहे हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करके उत्पादन अपना बढ़ाएं। जब तक हम अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम चीन से बात करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उसी के लिए काम हो रहा है, उसी के लिए यूएस की बात हो रही है, उसी के लिए जो हमारे एनआरआईज हैं उनसे बात कर रहे हैं कि हम अपने यहाँ पर बढ़ाएं। हम अपने पावर सेक्टर को, आपने देखा होगा कि जो हमारी पॉलिसी थी पहले हिंदुस्तान के अंदर कि ये पावर सेक्टर है, ये कोल मंत्रालय है,
ये इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जोड़ करके एक जगह पर जल्दी से निर्णय लेकर के उनको इम्प्लीमेंट करके हम लागू कर सके, जिससे कि हमारी आत्मनिर्भरता हमारे हाथ में रहे, हम किसी पे डिपेंडेंस ना हो। एफडीआई का जो मामला आ रहा है या पीपीपी मॉडल पे काम करने के लिए बात हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है कि हम आत्मनिर्भर अपने आप को बनाएं। चाइना पे हम डिपेंड हो गए हैं बुरी तरह, यही सब चीजें हैं जो हम चाइना से निकाल सकते हैं अपने आप को। नहीं, जो चाइना से निकाल सकते हैं, लेकिन सुदेश जी, हम जो मेरा सवाल है, मुझे लगता है कि आपने अपने स्तर पर देने की कोशिश की है कि तमाम जो उपक्रम हैं उसके बावजूद जो भारत के हित हैं, चाहे जापान के परिप्रेक्ष्य में हो, चीन के परिप्रेक्ष्य में हो, आसियान के परिप्रेक्ष्य में हो, G20 के परिप्रेक्ष्य में हो, G77 के परिप्रेक्ष्य में हो या नाम के परिप्रेक्ष्य में हो, हम उस अपने हितों को अन्य देशों से रिश्ते कायम करते हुए, जो हालांकि चुनौती अभी सामने चाइना है, उसको कैसे ऊपर रख सकते हैं और उसके लिए हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरा बहुत प्रिंसिपल स्टैंड है, फॉरेन पॉलिसी भी प्रिंसिपल पर ही होता है कि जो कंट्री आपके ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, अपने फ्रंट में जाके दे चुका है मैप, जिसमें जम्मू कश्मीर का आधा पोर्शन जो है वो खुद पूरा कैप्चर किया, अरुणाचल कैप्चर किए हुए है, तो आपको एक मैसेज देना होगा कि अगर आप हमसे रिश्ता है, क्योंकि इकोनॉमिक जो बिजनेस जो होता है, बिजनेस उसके बीच में होगा ना जो आपको बराबरी समझे। अगर जो आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते, कोई नेशनलिज्म इसके बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि एक समय आने वाला है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है उसकी ग्रोथ उतनी होगी, ये बात सही है। लेकिन आप अपने कंट्री के सिक्योरिटी को रिस्क में डालेंगे अगर इतने बड़े पैमाने पर चाइना को एक मौका देंगे, और उसके जो जिसकी बात कर रहे थे आप, सेट ऑफ नहीं करेंगे दूसरे कंट्रीज से, जैसे जापान हुआ, जैसे यूएस हुआ, क्योंकि इंडिया देखिए ऑलरेडी सफ़र कर रहा है और इंडिया को हर कंट्री देख रहा है कैसे ये बुलवर्क हो सकता है चाइना के खिलाफ, क्योंकि अगर अमेरिका को भी चाहिए तो पाकिस्तान से नहीं हो सकेगा, इंडिया चाहिए। तो इंडिया इसको लिवरेज करके यूएस को कितना बढ़ावा दे सकता है बराबरी पर, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना, जैसा आपके जॉर्ज फर्नांडिस ने बताया था, एनडीए के मंत्री थे डिफेंस के, कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंट्री, और ये वही सरकार है एनडीए की। तो क्या उसको मानती है कि नहीं मानती है? आम आदमी से आप जाके बात कर रही है, अपने कैमरे को घुमा के, चाइना पर कोई ट्रस्ट नहीं करता है। तो ये भी खास करके हाँ, भारतीयों के बीच में एक आम जो है धारणा है, जो आप बोल रहे हैं कि वो ट्रस्ट नहीं है। और विश्व बाजार में जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपका भी है, कि जब भारत और चीन की बात आती है, चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात हो या साउथ अमेरिका की बात हो या अन्य देशों की बात हो, तो वो विश्वसनीयता के मामले पे, क्रेडिबिलिटी के मामले भारत को नंबर 1 रखते हैं चाइना की तुलना में। ये भी एक तथ्य है, ये भी एक सत्य है। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी बात आपने कही अमेरिका के साथ, तो अमेरिका के साथ रणनीति में आपको याद होगा कि एक हाल में पिछले 3-4 साल पहले एक त्रिकोण बना था, भारत, रूस और चाइना का। ये जो त्रिशक्ति बनी थी, उस त्रिशक्ति के बाद अमेरिका ने आंखें तरेरी थी और कई ऐसी पॉलिसी हमारी प्रभावित हुई थी। लेकिन उस समय जो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो शुरू से अमेरिका परस्त कहे जाते रहे हैं, तो उन्होंने उस पर खास ध्यान नहीं दिया। हालांकि यहाँ के नीति जो निर्माता हैं, उन्होंने इसकी बात कही। उसी के साथ साथ अभी जो ब्रिक्स की बात आती है, वहाँ भी अमेरिका किनारे है। जब इस रूस, चाइना और भारत की दोस्ती की बात होती है, वहाँ भी अमेरिका सामने में है। तो ये जो स्थिति है चंद्रशेखर जी, ये जो स्थिति बनी है वैश्विक स्तर पे, विश्व के संबंध सुधारने के स्तर पे, आपको लगता है कि अमेरिका को किनारे रख के आप काम कर पाएंगे या साथ लेके काम कर पाएंगे, जबकि उनके विदेश मंत्री आके बोल गए हैं कि सबका साथ सबका विकास? देखिए, जहाँ तक ब्रिक्स का सवाल है, उसमें कहीं ना कहीं भारत ने अपनी मजबूती ये दिखाई है कि हमको किसी भी इतने बड़े छत्रप की दास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पे करेंगे। और जहाँ चाइना का सवाल है, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में हम लोग यूएस को भी लेके आ रहे हैं, जापान को भी ले आ रहे हैं। उसके पीछे मोदी की पॉलिसी ये है कि हम किसी भी मामले में, उत्पादन के मामले, हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो ये हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने जो नया कदम उठाया है, उसके पीछे कारण एक ही है कि नहीं, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं, हम सक्षम लोग हैं और अपने दम पर हम भारत के विकास में आगे बढ़ेंगे। किस तरह दम पे अमित जी? वो दम पहले का दम है या नया दम होगा, या लगता है कि कुछ कर गुजरेंगे जो अपेक्षाओं से? ये मोदी जी को बोलना चाहिए कि नहीं, अगर हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है कि आपने जो किया है गलत किया है, और चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसी है इससे गलत मैसेज जा रहा है, इसको बदलिए, ये बताइए। नहीं, मुझे लगता है कि इस पे बहस एक दिन बाद आपको दिखाई दे जाएगा
अगर मैं ये कहता हूं कि बोलना चाहिए और अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चंद्रशेखर जी 100 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई बयान नहीं आया है, चाहे अरुणाचल का मुद्दा हो, चाहे जो भी विवादास्पद मुद्दा हो भारत चीन को लेकर के या जापान एक आया था राकेश जी जो बोले थे कि एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है ये नहीं, उन्होंने बहुत ही वो चाशनी में लपेट के बात कही थी जो एक देशवासी को लोग समझ गए थे वो क्या बोल रहे हैं। नहीं, देशवासियों को जो चाहिए था वो बहुत ही मोटी चाशनी का लेयर था उसमें जिसमें कि अब समझे ना समझे, अब अपने फेस सेविंग की बात बोलते हैं आमतौर जो पॉलिटिशियन बोलते हैं, अब आपको उसमें देखना है कि उसमें से कितना आप जो है एक्चुअल जो है वास्तव में उससे अपने देश का हिस्सा आ सकते हैं। अमित जी, जो स्थिति बनी है उस स्थिति में आप कितने आशान्वित है कांग्रेस, क्योंकि अभी कांग्रेस में खुद ही गृह युद्ध छेड़ा हुआ है, आपस में खुद ही लोग लड़ रहे हैं और कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और शीला दीक्षित जैसे लोग जो हैं मोदी के साथ कहीं नहीं लगता है अंदर खाने में हाथ मिला करके उनकी तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए कांग्रेस एक बड़ा परिवार है और उसमें अलग अलग विचारधारा के अलग अलग लोग रहते हैं और किसी के मोदी जी से हाथ मिला ले उनकी जय जयकार नहीं, विचारधारा के लोग रहते हैं और अपने विचारों रख सकते हैं उसके अंदर, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बिल्कुल अब जो राष्ट्रपति की जो यात्रा हो रही है शुरू, उसमें बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना स्पष्ट वो रखना चाहिए स्टैंड कि जो LOC की घटनाएं हो रही हैं वो ऐसी नहीं होनी चाहिए और अगर यदि ऐसी होंगी तो भारत उसके पुरजोर खिलाफत करेगा जिससे कि सेना का मनोबल बढ़े। अगर सेना का मनोबल बढ़ेगा, राष्ट्र में शांति रहेगी, तभी ये सब चीज़ें सफल हो पाएंगी जिनके लिए प्रयास करा जा रहा है। और अमेरिका जिसका नेक्स्ट मंथ मोदी जी जा रहे हैं वो भी बहुत इसी महीने जा रहे हैं, वो भी बहुत नज़र इस यात्रा में रखा हुआ है कि भारत का क्या स्टैंड रहेगा और चीन का क्या स्टैंड रहेगा। अमेरिका तो हर देश में नजर रखता है, नहीं बिल्कुल, तो काम ही है नजर रखना और नजर का फायदा उठाना, तभी सक्षम है वो। अगर आप नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। तो उसको भी ये मैसेज देना है कि भारत कमजोर नहीं है, भारत आज ऐसी स्थिति में है कि वो निगोशिएशन कर सकता है हर एक कंट्री के साथ में, और ऐसा हमारे शासनकाल में उसको मिली है ताकत कि वो निगोशिएशन करने की स्थिति में आज है। तो उसका पूरा फायदा मोदी जी को उठाना चाहिए और अपनी बातों को दृढ़ता के साथ रखना चाहिए। मैं बात बताऊं राकेश जी, क्योंकि चाइनीज समय बहुत कम है, चाइनीज जो हैं मोदी जी को एज अ डिफरेंट लीडर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जो चाइनीज लीडरशिप आ रही है यहाँ पर वो भी कुछ सोच के आ रही है, वो भी जानते होंगे कि मोदी जी क्या करेंगे और हमें इंतजार करना पड़ेगा उनके मैसेज। हमको फोकस करना है मेक इन इंडिया पे, वो चाइना हो, जापान हो, नाम कंट्रीज के मेंबर हो, कॉमनवेल्थ हो, हमारा जो मेक इन इंडिया है वो कैसे पूरा हो, वो चाइना हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, अपने को देखना वो है। बात नज़र की है, बात समझ की है, बात उसके विश्लेषण की है। आप किसी तरह से कोई तीर छोड़ें, हमारा लक्ष्य जो है हमारा जो सबका साथ सबका विकास की बात है वो ज़रूरी है, जिसपे कि अभी और भी ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की घोषणा कर दी है, संभवतः 25 सितंबर से करेंगे। इस दिन वो अपनी योजनाओं को पेश करेंगे जिसमें कि जो बाहरी कंपनी है, विदेशी कंपनी है या भारत की जो भारतीय कंपनी है, अपने देश में जो कहते हैं पावर सेंटर बनाने की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनाने की बात करेंगे और उसका एक खाका तैयार होगा। और इस रास्ते कई ऐसी बाधाएं भी आएंगी जिसे कि भेद करके PM नरेंद्र मोदी जो हैं एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनसे अपेक्षा भी है, उनसे एक साथ कहिए और विश्वास की बात भी है कि वो ये मेक इन इंडिया के उस स्वप्न को, उस मॉडल को कैसे पूरा कर पाते हैं। चुनौतियां भी हैं, पार्टी के अंदर भी है, सरकार के अंदर भी है, सरकार के बाहर भी है, देश के अंदर भी है, देश के बाहर भी है। फिलहाल जो अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी इन तमाम बाधा दौर को पूरा करके देश के विकास में कुछ एक नया इतिहास रचेंगे। इन्हीं संभावनाओं, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आज हम लेते हैं आपसे विदा और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वन न्यूज़।